सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त दीपक दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना उत्तर प्रदेश। सभी भाइयों बहनों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। अक्सर मेरे बारे में एक प्रश्न पूछा जाए मुझसे, अक्सर कई लोग सवाल करते हैं कि सर आप हमेशा या तो खेत में लाइव आते हैं या फिर आप ओपन में आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे सुंदर कोई चीज़ है तो वो प्रकृति है, और प्रकृति के बीच में आकर कोई भी व्यक्ति अगर हृदय से कोई बात बोलता है तो वो सच और सत्यता। मैं कोई विजुअल इफेक्ट नहीं यूज़ करता हूँ, कोई बैकग्राउंड का मोहताज नहीं हूँ, ना किसी प्रकार की वार्तालाप का मोहताज हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ आज जुड़ जाइए, और अगर आपको अपने भाई की ये बात सच लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश में। 4 टाइप के मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। नंबर 1, 2022 का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का चुनाव खोपड़ी पर है, और जैसा कि हर चुनाव में हुआ है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति पूरी चरमता से गरमाई हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमा गए हैं। नंबर 1, हरिजन एक्ट। नंबर 2, खुशी दुबे। नंबर 3, ब्राह्मण उत्पीड़न। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, और राम जन्मभूमि का मुद्दा तो अभी तुरंत हाईलाइट हुआ है। चलिए हम बात करते हैं आखिर स्थितियां और परिस्थितियां इस तरह की क्या है। 2014 में ब्राह्मण समाज ने पूर्ण समर्थन के साथ देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई और पूरा उनका वर्चस्व स्थापित किया। 2017 में हिंदू हृदय सम्राट योगी जी की सरकार बनी, और उसके बाद में एक हत्याओं का दौर शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले हत्याएं नहीं हुई, ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न पहले नहीं हुआ, पहले के सरकारों में भी हुआ। लेकिन क्या इस बात का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता है कि मतलब अगर पिछले में हुआ तो हमारे में हो रहा है, हम क्या करें। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर मंच पर बैठे हैं और आपको गद्दी पर बैठाला गया है, पुरानी सरकारों को अगर पदोलित किया गया है तो सिर्फ इसलिए पदोलित किया गया है कि आपसे योग्य शासन की उम्मीद है। 2022 का इलेक्शन चुनाव पे है, और देश की सर्वाधिक जो राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को घोषित कर बैठी है, जो सर्वाधिक अपने आप को हिंदूवादी पार्टी घोषित कर बैठी है। मैं दीपक दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना, एक आम भारतीय होने के नाते, एक आम ब्राह्मण घर का लड़का होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा प्रश्न है। आप बात करते हैं हिंदूवाद की, आप बात करते हैं हिंदुत्व की, आप बात करते हैं समानता की, आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, आप बात करते हैं व्यक्तिगत मूल्यों की, व्यक्तिगत संसाधनों की, व्यक्तिगत संभावनाओं की, और आप बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। SC/ST एक्ट में 2014 से पहले सिर्फ 22 नियम थे, और आपकी सरकार आने के बाद में 44 नियम आज बना दिए गए। ये कैसा हिंदुत्व है जिसमें एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति के ऊपर हिंदुत्व, सिर्फ जाति के नाम पर SC/ST एक्ट का एक ऐसा मुकदमा लगा देता है कि मैंने उसको उसके जाति के नाम से संबोधित कर दिया और उसने मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। पहला सवाल, क्या ये हिंदुत्व का दिखावा करने का ढोंग नहीं है कि आपको अगर मैं जाति के नाम से, आप जिन जाति का संबोधन करके सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर लेते हैं, उसी जाति का अगर मैं संबोधन करके आपको पुकार दूं तो आप मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लगा सकते हैं। और हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाने के साथ ही जैसे ही FIR दर्ज होगी, आपके खाते में 1 लाख रुपया आ जाएगा। मैंने 66 ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछा, और वो दबी जुबान में ये बात कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई तब से इस SC/ST एक्ट के प्रावधान को, जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय बदला गया, निर्णय बदलने के बाद में इन्होंने हिंदुत्व के मुंह पर वो तमाचा मारा है, वो तमाचा मारा। और मेरे भाई प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सत्ता में बैठे हुए सत्ता के साहूकारों तक हमारी ये आवाज़ जरूर पहुँच जाए कि आप जो छद्म रणनीति कर रहे हैं उसके बारे में ब्राह्मण समाज संभलता है। आप धर्म स्थापना की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप ब्राह्मणों का इतिहास उठाकर देख लिए, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी, हमसे बड़ा धर्म संस्थापक कोई हुआ ही नहीं। देश की आज़ादी की बात करिए, 70% प्लस हमारा योगदान रहा है देश की आज़ादी में। आप उस ब्राह्मण पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं जिसने जिंदगी भर रावण को कोसा और राम को पूजा। आप उस ब्राह्मण पे देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं जिस ब्राह्मण ने देश की आज़ादी की सबसे पहली गोली चलाई। आप उस ब्राह्मण
को ये कहकर समझा दे रहे हैं तुम बड़े हो, तुमको त्याग करना चाहिए। लेकिन क्या 3% आबादी ने पूरे राष्ट्र का ठेका लेकर बैठे? क्या 3% आबादी ने पूरे राष्ट्र का ठेका ले रखा है? मैं पूछना चाहता हूं हिंदू समाज के जो आलमबदार हैं या सवर्ण समाज के जो कथित ठेकेदार हैं, उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरा दोष क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मेरा दोष क्या है? मैं विश्व धर्म मतलब सर्वधर्म समभाव की भावना रखता हूं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता हूं। मेरा दोष क्या है कि मैं अपने ही धर्म के एक मेरे छोटे भाई से अगर मैं उसकी जाति का नाम लेकर संबोधित कर दूं तो मुझे SC ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में घुसेड़ दिया जाता है और उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि बेटा और मुकदमे रखो, तुमको 1 लाख रुपया FIR पे मिलेगा। और अगर वो मुकदमा झूठा साबित होता है तो वो 1 लाख रुपए की रकम वापस नहीं ली जाती है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा 1.25 लाख करोड़ का बजट है, 1.25 लाख करोड़ का बजट पारित होता है SC ST एक्ट के लिए, जिसमें SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने वाले को FIR दर्ज होते ही उसके खाते में 1 लाख रुपया आ जाता है। यानी आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कैसा हिंदू धर्म? ये कैसी हिंदुत्व की एकता? या तो आप एफिडेविट दे दीजिए कि हम ब्राह्मण को हिंदुस्तान का नागरिक मानते ही नहीं हैं। भाई ब्राह्मण को कौन नहीं गरिया रहा? अंबेडकरवादी भी गरिया रहे हैं, वामपंथी भी गरिया रहे हैं, भीम आर्मी वाले भी गरिया रहे हैं, सारे राजनीतिक दल भी गरिया रहे हैं। इनको गाली देने के लिए भी ब्राह्मण चाहिए, निजी सचिव के लिए भी ब्राह्मण चाहिए, समाज के लिए भी ब्राह्मण चाहिए, उत्पीड़न के लिए भी ब्राह्मण चाहिए। तो या तो ये झूठा हिंदूवाद का नारा बंद कर दीजिए। कितने हिंदूवादी संगठन हैं, कितने सवर्णवादी संगठन हैं, कितने भी व्यक्तिवादी संगठन हैं, हम दूसरे की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक की लड़ाई कब लड़ेगा हमारा समाज? मैं समाज के युवाओं से पूछना चाहूंगा, आपने देश के लिए बलिदान दिया, आपने धर्म स्थापना शंकराचार्य के रूप में कर दी, आपने देश की आजादी की प्रथम गोली चला दी, आपको सम्मान कहां प्राप्त हुआ? सम्मान ले गए सिर्फ देश के चंद पूंजीपति लोगों के द्वारा उपजित क्रांतिकारी। क्या सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला? क्या मंगल पांडे को सम्मान मिला? क्या चंद्रशेखर आजाद को सम्मान मिला? क्या? और ये भी सोचिए, हम अपने लिए कब लड़ेंगे भैया? हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। अभी एक बात और बोलना चाहूंगा, SC ST और को ब्राह्मणों से लड़ा दिया जाता है। राजनेताओं ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि आप मंच पर ब्राह्मणों को गरिया दीजिए, बस ब्राह्मण आप नेता बन जाएंगे। यह नैरेटिव सेट कर दिया गया। आखिर मंच पर ब्राह्मण ही क्यों कोसा जाए? और सर्वाधिक हत्याएं भी ब्राह्मण समाज की हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? ये अभी तक नहीं होता था। ये दरअसल हो इसलिए रहा है कि राजनीति में बैठे हुए जो हमारे 66 विधायक हैं ब्राह्मणों के, इन विधायकों ने अपने अपने मंच पर अपनी अपनी राजनीतिक नेताओं के वक्तव्यों पर, अपनी अपनी पार्टी के स्वार्थी वक्तव्यों पर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। 2014 के पहले या अचानक ये बाढ़ नहीं है, अचानक से शुरू नहीं हो गया ब्राह्मण उत्पीड़न। ये आपने धीरे धीरे SC ST एक्ट को और तगड़ा किया। करने से क्या हुआ ये कि फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई। अगर 1 लाख रुपया आप उसके FIR दर्ज करने पर देते हैं तो उसको वापस क्यों नहीं लेते? वो आपके बाप का पैसा है, वो आपके बाप का पैसा है जो आप 1 लाख दान दे रहे हैं। मुकदमा फर्जी साबित होता है तो आप उसके ऊपर मानहानिक दावा लीजिए, वो पैसा वापस लीजिए उससे। उसके बाप का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। हम मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं तो कमाई निकलती है। शेयर कर दीजिएगा मेरे मित्रों, ये SC ST एक्ट पर बता रहा हूं। दूसरी चीज, आरक्षण आर्थिक आधार पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या गरीब अमीर जाति बिरादरी देख कर आ रहे हैं? अब आता हूं दूसरा मुद्दा। ये तो हो गया SC ST एक्ट। छदम हिंदूवाद से बाहर निकलिए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आप इस भावना में मत जीजिए कि आप बड़े हैं, आप त्याग करते चले जाएंगे, लोग आपको समझेंगे। लोग आपको समझेंगे नहीं, आपको मंदिर का घंटा बना दिए, कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। और युवाओं को मैं एक बात बता रहा हूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली भीड़ मत बनिए, मत बनाइए, किसी को नेता मत बनाइए। और साथ में ये सोशल मीडिया पे जो लड़के बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहता हूं पैर तो होंगे नहीं आपके, क्योंकि आप धरातल पे तो हमारे साथ नहीं चलेंगे, ये हमें पता है। आपको लगेगा कोई पागल चिल्ला के चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप खड़े हो सकते हैं, उंगलियां तो होंगी, जान तो होगी। नहीं आप धरातल पे संयोग कर सकते तो कम से कम आवाज पहुंचाने में मदद करिए, शेयर कर दीजिएगा इसको। ये हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है, वरना आपके आज अस्तित्व पे
पे प्रहार होना, आपके गर्दन पे रेती रख के चलाना शुरू हुआ है। और ये धीरे धीरे इतनी तगड़ी रेती चलेगी कि आने वाले समय में ये स्थिति भयावह हो जाएगी। जहां देखो वहां ब्राह्मण लड़की का रेप हुआ जा रहा है, जहां देखो ब्राह्मण हत्याएं हुई जा रही हैं, जहां देखो ब्राह्मण को फर्जी SC ST एक्ट में फंसाया जा रहा है। और आप राष्ट्रवादी बनकर, हिंदूवादी बनके, श्रवणवादी बनके आप दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज की लड़ाई कब लड़ेंगे महानुभाव? खाली इतना प्रश्न पूछना है। आप नेताओं की जिंदाबाद मुर्दाबाद में व्यस्त हैं, आप पदाधिकारी बनने व्यस्त हैं कि मैं जिला अध्यक्ष, मैं मंडल अध्यक्ष, मैं फला अध्यक्ष, मैं फलाने अध्यक्ष। अगर आप किसी भी गली में जाके चिल्ला देंगे तो 50 ठो जिला अध्यक्ष, 50 ठो मंडल अध्यक्ष विभिन्न संगठनों के, विभिन्न पार्टियों के निकल जाएंगे। लेकिन क्या आपने अपने राजनेताओं से पूछा? आपने अपने राजनेताओं से पूछा कि मौज लीजिए सरकार, विंध्याचल में कल एक राजपुरोहित को शासन ने गिरा के मारा और किसी की औकात नहीं हुई कि बीच में जाके उसको बचा ले। मौज लीजिए इस बात पे कि 11 महीने से, मौज लीजिए इस बात पे 11 महीने से एक नाबालिग निर्दोष बालिका खुशी दुबे जेल में बंद है, जिसका कोई अपराध नहीं है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस रात को खुशी दुबे राइफल की गोलियां दे रही थी विकास दुबे को? या विकास दुबे से कह रही थी कि जाके गोली मार दो पुलिस वालों को? उस निर्दोष बालिका का क्या दोष है? आज उसकी पेशी है, आज उसकी पेशी है। आदरणीय प्रभास शंकर मिश्रा जी हैं बार एसोसिएशन के, वो आज उसके हेयरिंग में खड़े हुए हैं। बाकी जज साहब जो फैसला करेंगे वो हमको स्वीकार रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान की जो अवधारणा लिखी गई है उस अवधारणा पे हमारा पूरा भरोसा है। और जाहिर सी बात है कि उस भरोसे को अगर बरकरार रखते हुए सरकार के नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना गलत है, तो वाकई मैं बागी हूं। क्योंकि सच को बोलना अगर गलत है तो हाँ मैं बागी हूं, मैं अपराधी हूं। बोलता हूं, खुले मंच से बोलता हूं। और सीधी सी बात इतना जानता हूं, श्वेत और श्याम में मैं श्याम वर्ण को चुनूंगा। श्वेत और श्याम में मैं श्याम वर्ण को चुनूंगा। चुनना हो अगर तुम्हें मित्रता में तो तुम चुन लेना कृष्ण को, मैं कर्ण को चुनूंगा। कम से कम अपने समाज के साथ, अपने व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहूं। हमारे बड़े भैया हैं, मैं हूं ब्राह्मण महासभा के दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, बेचारे प्रयासरत हैं। कानपुर से पैदल यात्रा करेंगे, वो कानपुर से आएंगे वो राजभवन घेरने के लिए। उनको कोई विधायकी नहीं लड़नी है, कोई सांसदी नहीं लड़नी है। उनके साथ हमारे जैसे 2-4 सिरफिरे भी होंगे। उनको कोई विधायकी नहीं लड़नी, कोई सांसदी नहीं लड़नी, समाज का नेता नहीं बनना है, लेकिन एक लड़की के लिए आवाज उठाएंगे। दूसरी चीज, ब्राह्मण उत्पीड़न तो खैर आपटा गांव ऊंचाहार से शुरू हुआ और जो लगातार चलता चला आ रहा है, आप देखते आ रहे हैं। नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी जाएंगी गिरेंगी, लेकिन आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, आपको अपने आप से यह सोचना चाहिए कि आपके नेताओं ने आपके लिए आज तक क्या किया। धर्म स्थापना कैसे करोगे भैया? बगैर ब्राह्मण के धर्म स्थापना हो जाएगी? अरे इतिहास गवाह है, धर्म स्थापना की जब जब आवश्यकता पड़ी सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्र निर्माण की जब बात करी पड़ी, मेजर सोमनाथ शर्मा की तरह हम लोगों ने छाती पर गोली खाई है, कैप्टन मनोज पांडे की तरह छाती पर गोली खाई है। हम लड़े हैं इस देश के लिए, प्राण दिए हैं इस देश के लिए। मंगल पांडे की तरह आजादी का बिगुल फूका है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठाई है। और आज उसी ब्राह्मण से ब्राह्मण अगर अपने हक की बात करने लगेंगे तो बेटा तुम देशद्रोही हो, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। तुमको गरियाता कौन है? सारे लेफ्टिस्ट गरिया रहे हैं, सारे अंबेडकरवादी तुमको गरिया रहे हैं, सारे सवर्ण समाज के लोग आपको गरिया रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक अपने हक के लिए आवाज जब भी उठाई है, तुमको सिर्फ ये कहकर समझा दिया गया कि तुम बड़े हो, त्याग करना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक? सारा ठेका आपने ले रखा है। उत्तर प्रदेश में 2022 इलेक्शन है, सरकार किसकी बनेगी पता नहीं।
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तुम्हारा स्वयं का निर्णय है। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहूंगा वर्तमान की सरकार से और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से, दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुद्दा यह नहीं है कि अयोध्या की जमीन कितने में बिकी। राम हमारे आराध्य हैं और जय श्री राम का नारा हम लगाते हैं, और शायद जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो एक से एक बड़े ब्राह्मण नेताओं ने उसका साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ दिया, ना जाने कितने नेताओं ने उसने प्राणों की आहुति दे दी। हम भी, हमारे भी पूर्वज गए थे हमारे यहां से, हम लोग भी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जिस दिन फैसला आया उस दिन हमने अपने घर को दीपों से जला दिया। राम को हम भी मानते हैं, हृदय में धारण करते हैं। राम का सम्मान नहीं, हृदय में धारण करने वाली चीज है राम। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में भी ब्राह्मण के साथ इस तरह नहीं होता था जैसा आज की तत्कालीन सरकार में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, राम को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कब तक भुनाया जाएगा? राम को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कब तक भुनाया जाएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जमीन कितने में बिकी, मैं ये पूछना चाहता हूं संजय सिंह आप कितने में बिके। क्योंकि पूरे प्रदेश को पता था कि ब्राह्मण के को साल भर गरियाते रहिए, साल भर मारते रहिए, जब चुनाव नजदीक आए कान में सिर्फ इतना बोल दीजिए जय श्री राम, ब्राह्मण ठनंग के आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा। जिस तरह ओवैसी भाजपा की बी पार्टी की तरह काम कर रही है, जिस तरह ओवैसी भाजपा के बी पार्टी की तरह काम कर रहा है, मुझे लगता है इन्हें पूर्ण विश्वास है जो राम जन्मभूमि का मामला ठंडे बस्ते में बैठ गया था, आखिर संजय सिंह को उसको खोद कर लाने की क्या जरूरत थी? क्या आप योगी से मिल गए हैं? पूछता हूं आपसे, यानी आप योगी आदित्यनाथ की बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं? यहां का जो ब्राह्मण है वो योगी आदित्यनाथ की बीजेपी से नाराज नहीं है, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाराज है। और योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में सामने लाए जा रहे हैं, तो रूठे हुए ब्राह्मण को मनाने के लिए संजय सिंह, क्या इसलिए आप ये राम जन्मभूमि का मुद्दा खींच कर लाए हैं? आपने अपना ईमान कितने में बेच दिया योगी जी को? बहुत कुटिल नीति अपनाई आपने। लेकिन हम परशुराम के वंशज हैं, आप विश्वामित्र के चेले होंगे, लेकिन हम परशुराम के वंशज हैं। हम आपकी नीतियों को समझते हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं। अगर हम में परशुराम का क्रोध है तो चाणक्य का बोध भी है। संजय सिंह जी, योगी जी, ये आपकी चालाकी दोनों की समझ में आ रही है। राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो चुका था, पूरी तरह से मिट चुका था। राम जन्मभूमि में लोग इंतजार कर रहे थे, पावन मंदिर बनेगा और हम उसके दर्शन को जाएंगे। ये 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के जो मोबाइल लिए हैं, इन मोबाइल से सेल्फी खींचेंगे, जाके वहां पर स्टेटस अपलोड करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। हिंदुओं के लिए गौरव का दिन होगा। लेकिन ऐसे दिन को दोबारा आपने राजनीति के लिए बुना लिया। आखिर राम कब तक राजनीति बनते रहेंगे भैया? जमीन कितने में बिकी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है आप सिर्फ, और भैया मेरी आवाज को अगर आपके हाथ में जान हो, उंगलियां हैं, और वाकई अगर ब्राह्मण हैं, वाकई अगर जनेऊ की थोड़ी सी अस्मिता बची हो, या थोड़ा सा आपके अंदर स्वाभिमान जिंदा हो, वाकई राष्ट्रवादी हो। क्योंकि मंच पे जब मुजरा होता है तो हर नाचने वाली नर्तकी को लगता है कि उससे बढ़िया मुजरा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि जमीन पर खड़ा युवा, जमीन पर खड़ा देश का यूथ देश को मानता है। मंच पे खड़ा नेता नहीं, उसको वोट बैंक नजर आता है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा, मेरी आवाज को शेयर कर दीजिए ताकि सत्ता के उन साहूकारों के कान तक ये आवाज पहुंचे, वो समझें, जाने हजारों बेगुनाह SC/ST एक्ट में अंदर हैं। ब्राह्मण उत्पीड़न चरम पे है। बहन खुशी दुबे निर्दोष अंदर जेल में है। आज देखता हूं हेयरिंग के बाद क्या होता है, आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन कहना चाहूंगा अपने समाज के भाइयों से,
सारे यारों से, सारे बड़े बड़े धर्म के आलमबदारों से। राजनेता अपनी रणनीति बाद में तय करेंगे, पहले आप अपने समाज के लिए रणनीति कर लीजिए। 2022 का चुनाव है। मैं यदा कदा जनसभाओं में जाता हूं, यदा कदा लोगों के साथ मिलता हूं, विभिन्न युवाओं के साथ जो जगह जगह पर संघर्ष में लगे हुए हैं, उनसे बात करता हूं। और जब बात होती है कि चुनाव होगा महाराज तो वोट किसको दिया जाए, तो मेरा एक जवाब होता है कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। और जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। अतः आप अपने स्वयं के हित के साथ साथ, राष्ट्र के हित के साथ साथ, अपने समाज के हित को भी सोच लीजिएगा और जो आपको उचित लगे वो करिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय